ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा जारी है और सीधे हम चलते हैं। भाजपा के प्रतिनिधि हमारे सामने हैं विजय सिन्हा जी। विजय सिन्हा जी, एक खुशखबरी कहें या चाहे जो कहें आप, मैं तो खुशखबरी ही कहूँगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसे आप किस रूप में लेते हैं? और अध्यक्ष अगर बन गए हैं तब तो बिहार में आने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आज जो चर्चा आपने महाराजगंज पर लाए, तो अभिरंजन जी की जितनी बातें आई, ये बातें अगर जो सिर्फ नकारात्मक रूप से किसी सरकार के प्रति रखें तो इसके पहले के 15 वर्षों में सारे सकारात्मक पहलू थे क्या? और ये 7.5 वर्ष के पीरियड में ये सरकार ने सकारात्मक कार्य क्या किए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जदयू और बीजेपी अलग नहीं, यहाँ एनडीए की बात है। और ये चुनाव अगर जो हारा है तो एनडीए हारा है, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी नहीं हारा है। और चुनाव में चुनावी मुद्दा होता है। चुनावी मुद्दा हमारा जो था विकास, उस विकास पर आज भी बहुत उंगली नहीं उठा रहे हैं लोग। विकास आपका मुद्दा था, विकास आप लेकर चले थे, लेकिन इस मुद्दे को क्या आप मानते हैं कि महाराजगंज की जनता ने खारिज किया? देखिए, निश्चित तौर पर जनता ने अभी बताए, हमारे शिक्षक संघ के लोग भी हैं और बहुत सारे फैक्टर हैं। हम लोग अपनी बात को लोगों तक समझा नहीं सके या बता नहीं सके, या क्या कमी खामी रहा, या चुनाव मैनेजमेंट में हमको और क्या बेहतर ढंग से कार्य करना था, ये विश्लेषण की आवश्यकता है। एक उपचुनाव से पूरी सरकार को और पूरी व्यवस्था पर उंगली उठा देना ये कहीं से उचित नहीं है। आज अगर जो ये उंगली उठा रहे हैं एक राज्य बिहार सरकार पर, तो आप बता दें कि कांग्रेस की सरकार का 4 लोकसभा का सीट चारों हार गया। कांग्रेस 4 सीट हार गया। विधानसभा का 4 सीट गुजरात के अंदर है, 4 सीट बीजेपी ने जीत लिया। 2 लोकसभा का सीट जीत लिया। बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई। यहाँ पर भी कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई बिहार के अंदर, तो कांग्रेस मिट गया, कांग्रेस की मिट्टी पलित हो गई। अब तो कांग्रेस की कहीं कोई संभावना नहीं है। चुनाव का उपचुनाव में बहुत सारा फैक्टर काम करता है। ये सही बात है कि कुछ कमी खामी है व्यवस्था के अंदर, तो उसको सुधारने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। 15 साल की जो बीमारी थी वो बीमारी में कुछ बीमारी मिटा है, कुछ बीमारी में और बहुत काम करने की ज़रूरत है। बिहार जैसे राज्य में एक बेहतर वातावरण बनाना सीमित साधन के बाद उसमें आवश्यकता है, महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग इस व्यवस्था के सुधार में समय समय पर सलाह भी देते हैं और एक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें मदद भी करते हैं। नीतीश जी, मोदी जी जीत गए, नीतीश जी हार गए, ऐसा है क्या? एनडीए जीती है और एनडीए बिहार के अंदर हारी है। न नीतीश कुमार न नरेंद्र मोदी जी की बात है। आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के वो भी एक लीडर हैं और माननीय नीतीश कुमार भी एनडीए के लीडर हैं। चलिए, एनडीए के लीडर हैं। इस जीत को जहां तक पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि विकास उनका मुद्दा था और विकास कुछ कमियां हैं, लेकिन आज भी वो 15 साल से बेहतर बता रहे हैं। ये इस जीत को वो कोई बहुत ज़्यादा आपको अहमियत दे नहीं रहे हैं। देखिए, एक बात बता रहे हैं, अभी उन्होंने एक जो बातें कही कि अभिरंजन जी जो कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ ये घटनाएं घटी जिसके वजह से जनता बिगड़ गई है, और उसको ये विजय जी नहीं मान रहे हैं। क्या यह बात सत्य नहीं है कि गैंग रेप के बारे में जिसके बारे में चर्चा किया अभिरंजन जी ने वो सत्य था? क्या यह बात सत्य नहीं था कि आपने जो गरीब के बच्चों के पढ़ने वाले शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को आपने खदेड़ के बेआबरू किया, मारा? क्या यह बात सत्य नहीं है कि आपने वित्तरहित शिक्षकों को तिरस्कार किया और मारा? क्या यह बात सत्य नहीं है कि बिहार में नौकरशाही इतना बढ़ गए हैं कि आवाम को चलना मुश्किल है? क्या यह बात सत्य नहीं है कि पुलिस रात भर पूरे बिहार के अंदर, आप अगर कोई नौजवान लड़का मोटरसाइकिल से शादी विवाह करके भी जा रहा है तो उसको पुलिस मारती है, उठा बैठी कराती है और कागज पत्र देखने के नाम पर पैसा लेती है? क्या यह बात सत्य नहीं है कि आज भाजपा के लोगों ने भी वहाँ, जो शाही जी ने कहा, भाजपा के लोगों ने विरोध किया, नीतीश जी को लील डाउन कराना चाहते हैं? देखिए, एक बात, हमारी भी सरकार थी तो तब आप बोलिएगा, आपके पास माइक जाएगा, आपके पास माइक जाएगा। क्या यह बात सत्य नहीं है कि जब हमारी पार्टी की सरकार थी तो हमारे पार्टी के लोग
ही पार्टी के नीतियों से आज ही आके अपनी सरकार के पैर धर के खींच रहे थे, जिसके कारण हमारा पतन हुआ था। क्या यह बात सत्य नहीं है कि पूरे महाराजगंज में एक भी विधायक कोई नीतीश कुमार के स्टैंड के साथ नहीं थे, चाहे वो भाजपा के हो चाहे यूनाइटेड के हो। ये सारे लोग शाही जी के खिलाफ कर रहे थे और नीतीश कुमार के खिलाफ कर रहे थे। क्या यह बात सत्य नहीं है कि बिहार में जिस तरह से ये गरीबों को, दलितों को, शोषितों को और महिलाओं को प्रोटेक्शन देने की बात कही, स्पेशल प्रिविलेज देने की बात कही, और जनता दरबार में टीवी पर आ रहा था, 5-5 महिलाएं फुट फुट के रो रही थी, टीवी पर फुटेज आ रहा था और उसको किसी नौकरशाह ने और चीफ मिनिस्टर ने नोटिस नहीं लिया। इसका निश्चित रूप से परिणाम है कि एक पाखंडी शासन करने वाला, और भाजपा तो निश्चित रूप से भाजपा ट्रायल कर रही थी नीतीश कुमार को लील डाउन कराने के लिए। भाजपा प्रयास कर रही थी कि कितना थर्मामीटर डाला जा सकता है, और भाजपा से ज्यादा खुश कोई नहीं है। जीत राष्ट्रीय जनता दल का है। आपसे ज्यादा खुश बीजेपी है? हम लोग से ज्यादा खुश बीजेपी है, क्योंकि उनको अभी तत्काल मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये भाजपा के लोग यह नहीं कह सकते हैं। और 15 साल की बात, आप 15 साल के बाद डरा के आप जनता से वोट लेना चाहते थे, वह जनता समझ गई है कि ये घोषणा की सरकार है, ये पाखंडियों की सरकार है, नौकरशाहों की सरकार है, ये पुलिस की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है, और राज्य के सबसे बड़े जो अपराधी हैं वो अपराधियों की सरकार है। चलिए, अपराधियों की सरकार है। एक सवाल नवल जी ने उठाया कि आप ज़्यादा खुश हैं, आरजेडी से भी ज़्यादा खुश हैं। देखिए, ये जो अपना ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं, और एक चीज़ बता दें कि इस तमाम जितनी भी खामियां इस सरकार में इन्होंने गिना दिया, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि ये 7 साल 7.5 साल की सरकार से 15 साल की सरकार बेहतर थी। जिस बलात्कार की बात कर रहे हैं, अन्य मार्ग के संरक्षण में शिल्पी गौतम की घटना आज भी पटनावासी और पूरे बिहार को पता है। क्या वो भूल गए हैं? अरे आज कम से कम अन्य मार्ग के अंदर में हमारे नेता के ऊपर ये उंगली नहीं उठती है, कहीं संरक्षण नहीं मिलता है। इतने बड़े, इतना अब लीजिए, अब इतने बड़े, इतने अब सुनिए, अब इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर जो गर्व महसूस कर रहे हैं, अरे चुनाव का कई फैक्टर होता है, चुनाव का कई कारण होता है। इस जीत पर अगर जो बिहार की जनता उस 15 साल की शासन पर मुहर लगा दिया है, तो मुझे कुछ नहीं कहना। आपको कुछ नहीं कहना है, लेकिन सर्वोदय जी कुछ कहना चाहेंगे। क्या आपको लगता है जो एक समीकरण की बात होती है, राजनीति में चुनाव समीकरण के आधार पर भी लड़ा जाता है, वहाँ पर जो नीतीश जी का समीकरण था, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक का भी वो बात किया करते थे, सवर्णों की भी बात करने लगे थे, ये तमाम समीकरण नीतीश जी के वहाँ फेल नज़र आ रहे हैं क्या? मुझे लगता है ये समीकरण दरकना शुरू हो गया है, इसलिए कि इस समीकरण में कोई दम नहीं। दम वास्तविक में होता है कि आप जब जीत कर आएंगे तो आप करेंगे क्या जनता के लिए। आपके पास जनता की मौलिक समस्याओं के हल के लिए और जन कल्याण की योजनाएं क्या हैं और वो सरजमीन पर लागू क्या होंगी। जब इसमें बहुत बड़ा गैप होता है, यानी जो एक्सपेक्टेशंस है जनता की, जो उम्मीदें हैं और जो उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति किस प्रकार सरकार करने में कामयाब होती है या नाकामयाब होती है, इस दोनों में जो गैप होता है, तब ऐसी परिस्थिति आती है कि उस सरकार को जनता उखाड़ कर फेंक देती है। और लोकतंत्र में ये वाजिब रास्ता है कि विपक्ष आलोचना करे, लोकतंत्र में ये वाजिब रास्ता है कि जो सरकार गलत करे उसकी कान पकड़ के उसको कुर्सी से हटा दिया जाए। इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। और वास्तव बात तो यह भी है कि नीतीश कुमार ने जो कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स किया है, एक तरफ मुसलमानों में पसमानदा और दूसरे सवालात उठाए और उसके एक हिस्से को तोड़कर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ भाजपा के साथ उनके 15-20 साल से गहरे संबंध हैं। गुजरात दंगे के समय नीतीश कुमार केंद्र में मंत्रिमंडल में थे। चाहे वो मोदी की जितनी भी खिलाफत करें, यह जनता भारत की कभी माफ नहीं करेगी। शायद इस बात को महाराजगंज की जनता ने याद रखा। इसको जरूर, ये सारी बातें एक्यूमुलेट हो रही है, ये सारी बातें जीतने का तो क्या करिएगा, जीतने के तो आप जिनकी आलोचना कर रहे थे, क्या वो 15 साल शासन में आपने जिनकी आलोचना की वो बगैर जीते क्या शासन में थे? अरे जो भी शासन में होते हैं, आज कांग्रेस महंगाई और भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस जीत के नहीं आई है क्या?
तो जो भी शासन में रहती है वो तो जीत के आती है और विपक्ष भी जीत कर आता है। ये कोई नई बात नहीं है। देश उनका सम्मान कर रहा है, सम्मानित कर रहा है मोदी जी का। बिहार में क्यों बैन लगा दिया जा रहा है? कहीं बैंड नहीं है, हर पार्टी की अपनी अपनी व्यवस्था है। बिहार के अंदर में बैंड, भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको आज भी लीडर मानते हैं। जब इस बार वो आएंगे चुनाव प्रचार में, और निश्चित तौर पर वहाँ हमारा केंद्रीय नेतृत्व जिसको चाहेगा उसको भेजेगा, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं भी सकता है। अरे भोज में जो निमंत्रण था वो वापस क्यों? गांव में एक कहावत है कि आज्ञा देकर बीजे गायब, और यहाँ पर यही हुआ था। अभिरंजन जी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार में बैन नहीं है। अगर हमारे बीजेपी के भाई ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए एक बार। आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में बिहार में कौन सी रैली की है, और वो क्या था? जब गुजरात की सहायता लौटा दी गई बाढ़ के समय में, गुजरात की सहायता लौटा दी गई ना, क्या नरेंद्र मोदी जी की वो अपनी संपत्ति थी, अपनी संपत्ति में से कुछ दान उन्होंने कर दिया था बिहार को, या फिर वो गुजरात की जनता के साधन थे जो बिहार मुश्किल में था और उस वक्त उन्होंने भेजा था बिहार के लिए सहायता? तो बिहार की सरकार ने यह भी किया, और दुर्भाग्य से उस सरकार में बीजेपी शामिल थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे बीजेपी के भाई एक साथ कैसे नरेंद्र मोदी के साथ भी खड़े रहते हैं और नीतीश कुमार के साथ भी खड़े रहते हैं, जिन दोनों में पूरी तरह से 36 का आंकड़ा है। तो आप ये देखिए, हमें ये समीकरण समझ में नहीं आता है। और आजकल मेरे मन में एक सवाल भी पैदा हो गया है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं आगे, आपने देखा कि गुजरात में उन्होंने 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी से छीन ली। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, ये डिस्क्लेमर के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को हमारे जैसे लोग कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं। उन पर दंगे का दाग है और इस दाग के लिए हम उनको नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, बात बहुत सीधी सी है। लेकिन इसके साथ ही ये फैक्ट है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बीजेपी के अंदर अभी आपने सूचना दी कि उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। उनकी लगातार जीत हो रही है, हर जगह पे उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। तो जो बीजेपी के अंदर अब ऑप्शन बचे हैं, उसके पास अगर उसको केंद्र में अगली सरकार बनानी है, एनडीए की सरकार बनानी है, तो हर हालत में उसको नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करना है। अब आडवाणी जी से नहीं होगा, अब सुषमा स्वराज से नहीं होगा, अरुण जेटली से नहीं होगा। तो मेरे मन में अब एक सवाल यह है कि अगर खुदा न खास्ता किसी दिन जो है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो गुजरात की सहायता लौटाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री क्या केंद्र की सहायता भी लौटा दिया करेंगे? केंद्र से मदद नहीं लिया करेंगे? क्या करेंगे? आज कहते हैं कि मनरेगा पे सारा पैसा जो है केंद्र खर्च करे। आज जो है जो भूख मिटाने के लिए जो योजना है उस पर सारा पैसा जो है केंद्र खर्च करे। आज जो है विशेष राज्य का दर्जा दो, पिछड़े राज्य का दर्जा दो, ये पैकेज दो, वो पैकेज दो, हर चीज़ के लिए जो हम केंद्र के सामने हाथ पसारे रहते हैं। अगर किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तो क्या नीतीश कुमार जी उनकी सहायता लौटा दिया करेंगे और केंद्र से मिलने वाली मदद को स्वीकार नहीं करेंगे? बिहार का 34,000 करोड़ रुपए का बजट शून्य बजट हो जाएगा। क्या करेंगे नीतीश कुमार जी? तो नीतीश कुमार जी एक निगेटिव पॉलिटिक्स में जी रहे हैं, एक नकारात्मक पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम सभी लोग हैं, जो लोग भी इस देश में सेक्युलर है, जो लोग भी चाहता है कि अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी नहीं हो। ये देश सभी लोगों का है, सर्वधर्म संभाव का जो भी सपना देखता है, हर आदमी दंगों की राजनीति करने वालों का विरोध करता है। और इस आधार पर हम लोग आडवाणी जी का भी विरोध किया करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर अगर एक दंगे का दाग है तो आडवाणी जी पर भी कई दंगों का दाग है, और पूरी स्क्रिप्ट राइटर तो वही थे जहाँ से दंगों का जन्म होता है। तो आडवाणी जी का नमन हो रहा है, उनका प्रशस्ति गान हो रहा है, और नरेंद्र, तो ये निगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे आप नीतीश कुमार जी, तो आप क्या करेंगे? वो गुजरात का पैसा था, गुजरात की सहायता थी, आपने उसको नरेंद्र मोदी का कह के लौटा दिया। नरेंद्र मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या करेंगे? और जब वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो चेहरा छिपाने के लिए फिर उस दिन आपको रमन सिंह नहीं मिलेंगे। रमन सिंह भी जो है आगे बढ़ जाएंगे नरेंद्र मोदी से बतियाने के लिए, आप अकेले रह जाएंगे। नीतीश कुमार जी, इस बात पर भी जरा गौर कीजिएगा। चलिए, आप अकेले रह जाएंगे। हम आपके पास एक जरा कांग्रेस के मित्र हैं, जरा उनसे हम बात कर ले। ये पूरी स्थिति जो आप देख रहे हैं बिहार में, अब आपके पास क्या विकल्प बचता है, और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर पुनः उसी स्थिति में आ पाएगी? एक मिनट, जैसा कि हमारे अभिरंजन जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। गुजरात में बेशक वो लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन देश में लोकप्रिय नहीं हुए। अगर लोकप्रिय होते तो हिमाचल चुनाव में गए थे, वहाँ पर भाजपा का सफाया हो गया। कर्नाटका में गए, भाजपा का सफाया हो गया। जहाँ जहाँ वो अदर स्टेट में गुजरात के बाहर जा रहे हैं, वहाँ भाजपा का सफाया हो जा रहा है। सेकुलर फोर्सेस आज भी, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बिहार में आए थे, उनका क्या हुआ?
कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी बिहार में आए थे, उनका क्या हुआ? देखिए, राहुल गांधी हमारे आए हैं बिहार में। हमारा संगठन बिहार में कमज़ोर है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा संगठन ये 15 सालों में हमारा कमज़ोर हुआ है। हम संगठन को ज़मीनी स्तर पर ले जा रहे हैं और कांग्रेस आने वाले दिनों में बहुत मजबूती के साथ उतरेगी और इसका परिणाम 2014 में और 2015 में ज़रूर देखेंगे आप लोग। चलिए, 2014 और 15 में हम भी देखेंगे। ये पूरी स्थिति जो है, क्या वाकई में ये एक शिक्षकों का आक्रोश था? और इसके अलावे अगर इस स्थिति के बाद भी अगर नीतीश जी नहीं चेते, 2014 का रिजल्ट शिक्षकों के नज़र से कैसा होगा? देखिए, हम लोग तो महाराजगंज से चलते चलते गुजरात पहुंच गए, पूरे भारतवर्ष का दर्शन कर लिए। पहली एक बात मैं कहना चाहता हूं, विजय बाबू ने 15 साल के कंपैरिजन किया, तो एक चीज़ मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि 15 बरस के शासन से मुक्त होने के लिए बहुत सारी अपेक्षाएं आपकी सरकार से हमारी थी, उस पर आप खरे नहीं उतरे। 15 बरस की सरकार ने हमसे केवल यही कहा था कि शिक्षा में सिंह घुसौले बानी, शिक्षा सुधरी या सिंहे टूटी। तो सिंह भी सुरक्षित सरकार की रह गई और शिक्षा में भी जो था यथावत रह गया। लेकिन इनकी सरकार में हमारी जो बहुत अपेक्षाएं थी, इन्होंने क्या किया कि झारखंड बंटने के बाद जो 1,76,000 पद प्राइमरी टीचर्स का था, ये काटना शुरू कर दिए और वर्तमान में 7 साल में हमारी स्थिति हो गई, हम अभी 72,000 पर आ गए हैं और शेष यूनिटी कटवा दिए। पहला बात है कि बहुत सा गुफा छोड़े, 1500 उनकी सरकार में 1500 पद शिक्षा में मित्र बने थे। ये पंचायत शिक्षक बना के 4,000 दिए, लेकिन 4,000 दे करके और सीटें भी लोपित कर दिए, तो शिक्षा का बहुत बड़ा हरासमेंट हुआ। दूसरी बात, ये 11 से लगे हुए हैं शिक्षक नियोजन करने में, नियोजनों इनसे नहीं हो रहा है। नियुक्ति तो भूलिए जाइए, इनसे नियोजन भी नहीं हो रहा है, तो नियोजन भी कम से कम इनका करें। और महाराजगंज एक सिग्नल है। हम लोग जब धरना सत्याग्रह करते हैं तो कहते हैं कि यह तो अभी अगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अगर सुधार नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गिरावट कहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर त्रस्त कोई इस सरकार से हुआ है, आप एनडीए कह लीजिए या जदयू कह लीजिए या जो कह लीजिए, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा अगर डिटोरिएशन हुआ है तो शिक्षा विभाग में हुआ है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो गुरुजी जो हैं वो चाणक्य के वंशज हैं और चाणक्य के इतिहास सब लोग पढ़े हुए हैं कि चाणक्य जब गरमाए थे तो यहाँ क्या हुआ था। तो गुरुजी को ऐसा नौबत नहीं आने दिया जाए। हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश जी से यही चाहेंगे कि भैया शिक्षा सुधरे, सब सुधर जाएगा, केवल शिक्षा पर तो ध्यान दीजिए, बाकी अपना भजन कीर्तन नरेंद्र मोदी के साथ और अपने साथ करते रहिए। शिक्षा को सुधारिए, शिक्षा को सुधारिए। अभी तो ये लड़ाई है, अभी ये तो अंगड़ाई है और आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। वाकई में 2014 में बहुत बड़ी लड़ाई है। कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर शिक्षक हमारे समाज के पूजनीय और आदरणीय लोग होते हैं और शिक्षा हमारा भविष्य तैयार करता है। हम लोग इसको गंभीरता के साथ लिए हैं। इन लोग का जो भी सुझाव आया है, विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस सत्र में जो भी घटना घटी है, सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है कि शिक्षक समाज के सम्मान के पात्र ही नहीं, शिक्षक को सब नमन करते हैं। इसलिए नमन करते हैं कि ये हमारे भविष्य बनाते हैं और उनका जो भी सुझाव आएगा, अगर जो बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करना है तो इसको मजबूती के साथ सुधारना होगा और आगे बढ़ाना होगा और सरकार इसको गंभीरता से लेगी। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए गठबंधन इस पर बहुत सकारात्मक पहल करेगी, बहुत सकारात्मक पहल करेगी वाकई में। लेकिन 2014 में इसका कितना असर आप देख रहे हैं सर्वोदय जी? मैंने तो पहले ही शुरू में कहा कि इस उपचुनाव ने संदेश यह दिया है कि यह राज्य में जदयू भाजपा सरकार की अंत की शुरुआत है। 14 में तो बड़ी लड़ाई, और बड़ी लड़ाई के पहले समीकरणों में कुछ क्या बदलाव होते हैं। क्या भाजपा जदयू एक साथ रह पाएगी? क्योंकि एक तरफ नीतीश जी कुछ कहते हैं, भाजपा के लोग कुछ कहते हैं, स्टेज पर आते हैं तो हंसते हुए फोटो भी खिंचवा लेते हैं। फ्रंट की क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? जब नई समीकरण की आप बात कर रहे हैं तो क्या एक बार फिर पुराना समीकरण देखने को मिलेगा क्या? मैं यही समझता हूं कि कोई फ्रंट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आज बिहार में है वैकल्पिक नीतियों के आधार पर एक साफ सुथरी सरकार आंदोलन के गर्भ से निकले
और वही सरकार बिहार में एक स्वच्छ प्रशासन दे सकती है। अगर लालू जी आगे फिर एक बार आते हैं बेहतर, तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि बेहतर व्यवस्था आ पाएगी? लालू जी तो अभी कांग्रेस से के दामन से ही दाग में फंसे हुए हैं, वहीं से वो मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो फिर लालू जी से ज़्यादा उम्मीद करनी मुश्किल है। लालू जी से इनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है। महिलाएं आधी आबादी है, आधी आबादी को लेकर आपने पूरी तरह से चिंता जताया और कहा कि महाराजगंज की महिलाओं ने भी इनके खिलाफ वोट किया। अब ऐसे स्थिति में 2014 में महिलाओं को आप किस तरफ सुझाव देंगी जाने के लिए, और क्या स्थिति आप देखेंगी? देखिए, एक बात तो साफ है कि महाराजगंज का चुनाव एक केवल उपचुनाव के रूप में हम माने कि जिस तरीके से हुआ, जिसमें पूरी सरकार, मुख्यमंत्री सहित उनका पूरा मंत्रिमंडल, पूरा विधायक, पूरी पार्टी गांव-गांव में बैठे, पूरी ताकत लगाए। बीजेपी के लोग गए, बीजेपी के तमाम सारे लोग गए, उप मुख्यमंत्री गए, तमाम मंत्री गए, सारे लोग, पूरी सरकार, पूरी सत्ता बैठ के चुनाव लड़ी। और तब भी बिहार के लोग, जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो महादलित हैं, दलित हैं, उन तमाम लोगों ने इनको अपने से ये माना है कि ये सिर्फ कहते हैं, घोषणा करते हैं। हम उदाहरण देते हैं आपको कि हम लोगों का जो जमींदारी वाला जो सामंती जो मिजाज है ना, वो तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमारे समाज में था क्या ना कि जो काम करने वाले जो लोग होते थे खेतों में, उनको अपने घर के पास का कुछ हिस्सा ज़मीन में रहने के लिए दे देते थे और उनसे बंधुआ ज़िंदगी भर उनके पुश्त दर पुश्त करवाते थे। नीतीश कुमार सोचते हैं कि ये जो पंचायत में अति पिछड़ों को हमने जो आरक्षण दे दिया, तो उससे वो हमारे बंधुआ हो गए, वो उनका पुश्त दर पुश्त जो है वो उनको वोट करते आएगा। और महिलाओं को जो 33 से 50 कर दिए ये, जबकि तमाम अगर हम आंकड़े को देखें, तो आंकड़ों को देखें तो ये बिल्कुल आम जन के विरोधी हैं। इनकी विकास की जो अवधारणा है, ये जो विकास पुरुष कहलाते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि ये बिहार के लोगों को, बिहार के जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समाज है, उन तमाम लोगों के खिलाफ इनकी विकास, तमाम लोगों के खिलाफ हैं। वही मैं एक जुमला फिर कहूँगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उस जो लंबी लड़ाई जो सामने दिख रही है जो 2014, उसको आप किस तरह से लड़ेंगे? देखिए, महाराजगंज के चुनाव में सिर्फ ये एनडीए हारी नहीं है, पिट गई है। इसका मतलब कि पूरे जनमानस में इस सरकार के आचरण के खिलाफ, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो महादलित हो, या चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, सारे लोगों को जो अलग अलग कान में फूंक के ये जो भ्रम पैदा कर रहे थे, वो सारे लोग समझ गए हैं और इनसे विश्वास खत्म हो गया। और नीतीश कुमार के सरकार का पतन का दौर महाराजगंज से शुरू होता है, और ऐसा पतन होगा जैसे एक बालू के दीवार पर बने हुए मकान को तूफान आने के बाद नामो निशान मिट जाते हैं, उस तरह इनको कमिंग चुनाव में नामो निशान मिट जाएगा। चलिए, नामो निशान मिट जाएंगे कमिंग चुनाव में। वक्त कम है, अभिरंजन जी थोड़ा सा संक्षेप में। देखिए, महाराजगंज के नतीजे के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह नीतीश कुमार जी की हार है, और बीजेपी को मैं गुजरात के रिजल्ट के लिए भी बधाई देना चाहता हूं, और बीजेपी को मैं महाराजगंज के रिजल्ट के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी के नेता ऊपर ऊपर नहीं बोलेंगे, लेकिन भीतर भीतर वो खुश हैं। महाराजगंज का रिजल्ट उनके पक्ष में है। जैसा रिजल्ट वो चाहते थे वैसा ही रिजल्ट महाराजगंज में आया है। एक बात मैं बिहार का नागरिक होने के नाते मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चूँकि शिक्षा मंत्री को महाराजगंज की जनता ने खारिज कर दिया है, बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है, इसलिए अब उनके पास नैतिक अधिकार नहीं है इस पद पर बने रहने का। मुख्यमंत्री जी को उनको नैतिक आधार पर उनको पद से हटाना चाहिए। जो सारा बवाल खड़ा हुआ उसके बाद पहली बार जो है इनका लिटमस टेस्ट था जनता के बीच में, और उस टेस्ट में जनता ने उनको खारिज कर दिया है। इसलिए अब उनके पास जो है कोई नैतिक आधार नहीं रह गया अपने पद पर बने रहने का। तो पीके शाही जी को शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए और किसी काबिल ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बिठाया जाना चाहिए जो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा सुधार ला सके, इस तरह से उसका कबाड़ा न करे इस फील्ड का। जी, अब सवाल ये है कि क्या नीतीश जी इस मंथन के बाद, इस हार से क्या सबक लेंगे, क्या सोचेंगे और किस तरह से
बिहार की राजनीति को चलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इस चर्चा में आप सब लोग आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही इस कार्यक्रम का वक्त होता है खत्म, लेकिन 2014 वाकई में एक बड़ी लड़ाई है और सभी पार्टियों का फाइनल वही होगा और फाइनल में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर हम एक बार चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।